हमारे जीवन में विभिन्न रोगों के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है? क्या रासायनिक कीटनाशक और किसान ही मुख्य जिम्मेदार है या कोई और है? जानेंगे वीडियो के अंत में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। आज की वीडियो में क्या क्या है ये कम शब्दों में बताना तो संभव नहीं है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपके कई भ्रम जरूर टूटेंगे और अन्य कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। सबसे पहले साधारण जानकारी। दोस्तों, कीटनाशक अपनी संरचना के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, जैविक और रासायनिक, लेकिन पौधों पर असर के हिसाब से इनको दो अलग प्रकारों में बांटा गया है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। हालांकि कुछ लोग ट्रांसलैमिनर को भी एक नया प्रकार बताते हैं, लेकिन ये वास्तव में सिस्टमिक ही है। अब कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श या छूने से जहर को फैलाने वाले, और सिस्टमिक मतलब जो पूरे पौधे में जहर को फैलाकर कीटों को मारते हैं। अब इन सभी को लेकर दोस्तों कई भ्रम हैं। जैसे आम इंसान और एक साधारण किसान को तो यही लगता है कि पेड़ पौधों से बने अर्क जैविक हैं, बाकी सब रासायनिक। लेकिन ये एक भ्रम है। कई ऐसे उत्पाद हैं जो आपको लगेंगे रासायनिक, लेकिन ये जैविक होते हैं और हमारी सरकारी संस्थाओं में ये रजिस्टर्ड भी हैं। जैसे एस्टिक एसिड, या साधारण भाषा में आप इसको विनेगर के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, सल्फर, चूना, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा भी आप इसको जानते हैं, अल्कोहल, बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। इस तरह के अनेक और उत्पाद भी हैं। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में जैविक की अलग अलग परिभाषाएं बन गई हैं और अलग अलग मानक तय कर दिए गए हैं अलग अलग देशों द्वारा, अलग अलग रिसर्च सेंटरों द्वारा, और विभिन्न रिसर्च के आधार पर कितने प्रतिशत तक किसी रसायन का असर नजरअंदाज किया जा सकता है, यह अलग अलग है अलग अलग देशों के लिए। अब अनाज वर्गीय फसलों में दोस्तों संग्रह करके आप समय के साथ इन रसायनों का प्रभाव खत्म कर सकते हैं और इनको फिर से खाने योग्य बनाया जा सकता है। लेकिन सब्जी और फल वर्गीय फसलों से इन रसायनों का प्रभाव सीधे हम तक आराम से पहुंच सकता है, और जब बात अपनी जान पर आ जाए तो लोगों को जागरूक तो होना ही था। इसलिए आजकल जैविक की बात जोरों पर है। लेकिन दोस्तों, जैविक दवाएं कोई आज की नहीं है, ये हजारों सालों से इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। लेकिन ये कभी भी कीटों को पूरा खत्म नहीं करती, बल्कि उनकी संख्या को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि ये कम असरदार हैं या इनमें कोई प्रभाव नहीं होता। और शायद कई प्रसिद्ध नाम जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र या दशपर्णी अर्क इत्यादि आपने सुने जरूर होंगे। जैविक दवाओं में सबसे बड़ी खासियत है कि ये जल्दी विभाजित हो जाती हैं और फसलों में इनका अंश नहीं रह जाता, और ना ही ये हमको कोई नुकसान पहुंचाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार अपने वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि अर्क निकालने के लिए हमेशा आपको पेस्ट बनाकर या पाउडर बनाकर ही करना चाहिए, क्योंकि जब पत्तियां पेस्ट या पाउडर के रूप में होती हैं तो अर्क आसानी से निकल जाता है। अगर आपने पेस्ट नहीं बनाया तो 8 घंटे की बजाय 24 घंटे भी किसी पत्ती को सिर्फ उबालेंगे तो उसमें से भी पूरा अर्क नहीं निकलेगा। तो शुरू करते हैं आग्नेयास्त्र से। इसके लिए आपको 10 लीटर गोमूत्र, 5 किलो नीम के पत्ते का पेस्ट, 100 ग्राम लहसुन का पेस्ट, 500 ग्राम मिर्च का पेस्ट या पाउडर और 250 ग्राम तंबाकू का पाउडर या पेस्ट बनाकर इन सभी को आपस में मिलाकर 20 लीटर या ऊपर के लोहे के बर्तन में आपको घोलना है, ताकि गर्म करते वक्त झाग बाहर ना निकले, और इसको ढककर 8 घंटे तक आपको धीमी आंच पर उबालना है और उसके बाद 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। इतने देर में घोल ठंडा भी हो जाएगा और अर्क पानी में घुल भी चुका होगा। इसके बाद आप इसको छानकर 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआती मात्रा इसकी 30 ml प्रति लीटर से होगी और इसकी धीरे धीरे मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दोस्तों इल्लियों, सुंडियों और रस चूसक कीड़ों में भी अच्छा बचाव मिलता है। लेकिन अगर आपने खूब कीटनाशकों का प्रयोग अपने खेत पर किया है तो यह आपको प्रिवेंटिव स्प्रे यानी बचाव के तौर पर सिर्फ काम करेगा। लेकिन सभी कीटों के बचाव के लिए हमको इन पत्तियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और इसी तरह का घोल है ब्रह्मास्त्र। इसको बनाने के लिए आपको 10 लीटर गोमूत्र के साथ 7 प्रकार की पत्तियों का पेस्ट चाहिए, जिनकी मात्रा कुछ इस प्रकार है: 3 किलो नीम, 2 किलो सीताफल, 2 किलो पपीता, 2 किलो अनार, 2 किलो करंच, 2 किलो अमरूद और 2 किलो धतूरा। इन सभी को बड़े बर्तन में आपस में घोलकर धीमी आंच पर 12 घंटे तक उबालना है, क्योंकि यहाँ पे पत्तियां ज्यादा हैं। फिर 24 घंटे बाद इसको
छान लीजिए और शुरुआती मात्रा इसकी 30 ml प्रति लीटर तक रहेगी और धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको भी आप 3 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि पत्तियों से निकाले हुए अर्क ज्यादातर फोटो सेंसिटिव होते हैं और हमेशा अंधेरे में ही रखे जाते हैं। अगर आप इसको खुले में बनाते हैं या इसके अर्क को सीधे धूप में रख देते हैं तो इनका असर लगभग खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ब्रह्मास्त्र सभी प्रकार के कीटों पर काम करता है और इसके इस्तेमाल से आप काफी हद तक सभी फसलों में सभी प्रकार के कीटों से बचाव कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रकोप काफी ज्यादा है तो आपको और ज्यादा पत्तियां लगेंगी और इसी तरह का अर्क है दशपर्णी अर्क। इसमें 10 प्रकार के ऊपर अलग अलग पत्तियों के पेस्ट के साथ कुछ अन्य चीजें भी होती हैं। सबसे पहले जरूरी चीजें जिनको नहीं बदला जा सकता ये हैं गोमूत्र 20 लीटर, अदरक 500 ग्राम, हल्दी पाउडर 250 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम, हींग 20 ग्राम, तंबाकू 500 ग्राम, हरी मिर्च 2 किलो पेस्ट और नीम की पत्ती का पेस्ट 3 किलो। इसके अलावा इन सभी पत्तियों में से किसी भी 10 या अधिक को आप ले सकते हैं। सबकी मात्रा 2 किलो होगी। ये हैं पपीता, अनार, सीताफल, करंज, अरंडी, मदार या आकड़ा भी कई लोग कहते हैं इसे, कनेर या कंडैल, भांग, रतनजोत या कई लोग चंद्रजोत भी कहते हैं इसे, गिलोय, सहजन, कांग्रेस घास या गाजर घास, बेल, बेशरम या बेहया कई लोग कहते हैं इसे, अमरूद, गुलदाउदी, गेदा, बकाया नीम, यूकेलिप्टस, सागवान और कई सारे ऐसे अन्य पौधे हैं जिनको आप इसमें मिला सकते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा उपाय यह है कि आप गाय को उसे खिलाएं। अगर गाय उस पत्ते को नहीं खाती है तो वह आप दशपर्णी अर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज्यादा पत्तियां होंगी तो दवा ज्यादा ताकतवर बनेगी। अब शुरू की बताई हुई जरूरी चीजों और बाकी पत्तियों के पेस्ट को एक साथ किसी बड़े धातु के बर्तन में आपको धीमी आंच पर 12 घंटे तक ढक कर उबालना है। इसके बाद 24 घंटे बाद इसे छानकर आप इसे शुरुआती मात्रा 10 ml प्रति लीटर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आप सभी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके से सबसे घातक जैविक अर्क होता है जो सभी प्रकार के कीटों पर कई प्रकार से असर करता है। कुछ कीटों पर यह रिपेलेंट की तरह काम करेगा, कुछ कीटों पर यह सीधे नॉकडाउन इफेक्ट यानी सीधे उनको मारने की भी क्षमता रखता है। लेकिन अगर आपको इस घोल से भी उचित नियंत्रण कीटों पर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको रासायनिक विधि पर जाना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2-4 घोलों और कुछ चुनिंदा पौधों के भरोसे जैविक खेती नहीं है। इसमें अनगिनत उपाय दोस्तों खोजे जा चुके हैं और असंख्य अभी भी बाकी हैं। दोस्तों अभी तो आप ये समझिए कि मैंने सिर्फ आपकी पूछी हुई बातें बताई थी, अपने मन की बातें तो अब बताऊंगा। तो वापस तैयार हो जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, लाइक कर दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए ताकि ध्यान वापस से केंद्रित हो जाए। अब दोस्तों वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था कि प्रयोग के आधार पर कीटनाशक 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सिस्टमिक वाला जहर पूरे पौधे में फैलेगा और कीड़ा कहीं से भी पौधे को खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन ये भी एक भ्रम है। ज्यादा मारक क्षमता स्पर्श यानी कांटेक्ट वालों में होती है और कीटों पर नॉकडाउन इफेक्ट यानी तुरंत खत्म करने की क्षमता इनके अंदर ज्यादा होती है और ये सस्ते भी होते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादातर कीट पत्तों के निचले हिस्से पर अंडे देते हैं और ज्यादातर स्प्रे पंप बैटरी वाला होता है जिसमें इतना प्रेशर नहीं होता कि वह पत्तों को उड़ाकर या हिलाकर स्प्रे पीछे की तरफ भी कर दे, इसलिए कॉन्टैक्ट दवाओं का 100% हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। और दूसरा कारण इनके कम या न काम करने का है कोहरा। जब अत्यधिक कोहरा होता है तो पत्तों पर से दवाएं धुल जाती हैं और इस परिस्थिति में हमें सिस्टमिक दवाओं की तरफ जाना ही पड़ता है। इसलिए दोनों दवाओं का अपना अपना महत्व है। अब कोहरे का तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रेशर स्प्रे पंप का जरूर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए कई पोर्टेबल मोटर फिटेड स्प्रेयर भी आते हैं और एसटीपी पंप भी आजकल कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर भी आजकल आ गए हैं जो बागवानी में ज्यादातर आजकल इस्तेमाल में लिए जा रहे हैं। और ये शोध में पाया गया है कि ज्यादा प्रेशर से स्प्रे करने पर साधारण दवा भी आपको काफी अच्छे परिणाम देने की क्षमता रखती है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्टैक्ट दवाएं ज्यादा समय तक पौधों पर काम करती हैं सिस्टमिक दवाओं की अपेक्षा, बशर्ते वह धुले या उड़े नहीं पत्तों पर से। और यह ज्यादा सुरक्षित भी होती हैं क्योंकि इनके प्रभाव को धुलकर खत्म किया जा सकता है। और एक सलाह सभी के लिए, बाजार से लाई गई सब्जियों को चलते हुए पानी में धुलिए और सूखने के लिए हर एक सब्जी को अलग अलग 30 मिनट तक सीधी धूप में आपको रखना है। बीच में 1-2 बार आप उसको पलट दीजिए ताकि धूप चारों तरफ लग जाए। इसके बाद छांव में आपको उसको तब तक सुखाना है जब तक सारा पानी सूख
सूख ना जाए, और इसके बाद आप फ्रिज में इसको स्टोर कर रख सकते हैं। सिर्फ इस एक नियम से आप खेती में इस्तेमाल होने वाली 80% दवाओं के असर से बच सकते हैं। कारण भी आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको अपनाएं। पहला, बहता हुआ पानी अपने साथ सतह पर उपलब्ध हर कण को या तो बहा ले जाएगा, घोल देगा, और अगर बहुत ही छोटे कण हैं जैसे एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं तो भी काफी हद तक इनको तोड़ देगा या कमजोर कर देगा। और दूसरा चरण है धूप। इन बचे हुए कणों को निष्क्रिय कर देता है या फिर वाष्पित कर देता है। यहाँ तक कि 99% तक सभी बैक्टीरिया और वायरस को मारने की क्षमता धूप में होती है। जितना जीवाणु रहित धूप करती है उतना जीवाणु रहित किसी भी रासायनिक या किसी भी विधि से करना, वो भी गुणवत्ता को खराब किए बिना, शायद संभव नहीं है, या हो सकता है, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट्स में बताइएगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि सिस्टमिक दवाओं का प्रयोग अनाज वर्गीय फसलों में बीज शोधन और मध्य अवस्था यानी वनस्पतिक वृद्धि या वेजिटेटिव ग्रोथ होने तक ही करिए। इससे अनाज में रासायनिक कीटनाशकों के अंश या रेसिड्यू ना के बराबर होते हैं। फल और सब्जी वर्गीय फसलों में भी तुड़ाई शुरू होने से 15 दिन पहले आपको सिस्टमिक दवाएं बंद कर देनी चाहिए। लेकिन यदि कीटों का प्रकोप ज्यादा है तो पहले पौधों पर से फलों को जितना हो सके हल्का करें, ताकि कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन तुड़ाई ना करनी पड़े। उसके बाद ही सिस्टमिक दवाओं को प्रयोग करें। दोस्तों, अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो तीनों घोलों में आपको नीम की मात्रा अन्य पत्तियों से ज्यादा मिली होगी। और हर प्रकार के जैविक कीटनाशक में नीम जरूरी भी होता है, क्योंकि नीम में एजाडिरैक्टिन होता है। इसमें मुख्य एजाडिरैक्टिन ए होता है, लेकिन इसके साथ इसके दर्जनों अलग रूप हैं जो साथ में काम करते हैं। और ये इतने पेचीदे हैं कि इनके काम करने के अनेक तरीके हैं और निश्चित तरीका आज तक हमारी समझ के परे है। लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि कीट जैसे कैटरपिलर यानी सुंडी, थ्रिप्स, माइट्स, एफिड्स और व्हाइट फ्लाई जैसे कई कीटों को ये सीधे प्रभावित करता है। वही मधुमक्खियों, मकड़ियों और मित्र कीटों के लिए ये हानिकारक नहीं होता है। कीट इसको खाने के बाद खाना पीना छोड़ देते हैं। कई कीट इसकी गंध से दूर भाग जाते हैं, तो कई कीट अपना अंडा देने का स्थान बदल देते हैं, यानी ओवी पोजिशनिंग कराने की भी क्षमता नीम में होती है। इसके अलावा भी नीम के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विशेषताएं होती हैं और नीम का हर हिस्सा पौधों और इंसानों पर अलग अलग काम करता है। जैसे नीम की पत्तियों से पौधों के लिए खाद और कीटनाशक बनता है, तो हमारे लिए एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फर्टिलिटी, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटी कैंसर दवाएं बनती हैं। तने और छिलके से पौधों के लिए कीटनाशक, तो हमारे लिए एंटी अल्सर, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसर दवाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार बीज और तेल से पौधों के लिए इंसेक्टिसाइडल, एंटीफीडेंट और लार्विसाइडल घोल बनाए जाते हैं। तो हमारे लिए एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिक और एंटी कैंसर जैसी दवाएं बनती हैं। यहाँ तक कि नीम के फूल में भी एंटी कैंसर और एंटी फर्टिलिटी के गुण होते हैं। अब इतने गुण सुनने के बाद कई लोग ये सोचेंगे कि अगर नीम में वास्तव में ही इतने गुण हैं तो पौधे पर इसका काम उतना क्यों नहीं करता। हम तो कई बार नीम का तेल इस्तेमाल करते हैं, फिर सारे कीट क्यों नहीं भाग जाते। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है क्योंकि एजाडिरैक्टिन प्रकाश से बहुत तेजी से क्रिया करता है, और यदि इसको 8 घंटे सीधे धूप दे दी जाए तो इसकी क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप नीम तेल का स्प्रे शाम को लेते हैं और इसके अर्क को अंधेरे में रखते हैं तो आपको इसका प्रभाव काफी अच्छा मिलेगा। इसी तरह का एक और तेज कीटनाशक है पायरेथ्रिन, जो गुलदाउदी के पौधों से निकाला जाता है। नरम शरीर वाले कीट जैसे मिलीबग, व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स, इन पे ये काफी अच्छा काम करता है। ये एक प्रकार से दिमाग पर असर करने वाला जहर होता है जो कम मात्रा में कीटों को बेहोश या लकवा मार देता है उनको, और ज्यादा मात्रा में उनको मारने की भी क्षमता रखता है। ये भी नीम की तरह ही धूप में अपनी शक्तियां खो देता है, और इसके अर्क को भी आपको अंधेरे में रखना चाहिए। लेकिन बड़े जानवर और हम इंसानों के पेट में जो एसिड होते हैं वे इस जहर को आराम से पचा सकते हैं। इसलिए हमारे पशुओं के लिए और हमारे लिए ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता है। लेकिन तालाब के किनारे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मछलियों को मार सकता है। इसी क्रम में कई ऐसे जैविक कीटनाशक फार्मूला खोजे गए हैं जैसे निकोटीन, रोनिट्रॉन, सेप्डिला, रिनिया, कुर्कुमिनोइड्स इत्यादि। अब दोस्तों, जैविक कीटनाशक तो 1-2 वीडियो में खत्म होने वाला नहीं है और अन्य जैविक उपायों पर मेरी वीडियो आती रहेंगी। लेकिन आज की वीडियो का मुख्य सवाल कि आखिर बढ़ते हुए स्वास्थ्य दिक्कतों के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, प्रकृति में कार्बन और फ्लोरीन के बीच में एक बहुत ही शक्तिशाली बॉन्ड बनता
रहता है, जो धूप, तापमान, पानी और रसायनों से भी बहुत जल्दी नहीं टूटता। इसलिए इनको फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं, यानी हमेशा रहने वाले या अमर रसायन। साधारण भाषा में आप इसे प्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं और थोड़े पढ़े लिखे लोग इसको PFA प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। और आजकल ये हर जगह है, आपके पानी में, नदियों में, वाटरप्रूफ मेकअप में, मोबाइल में, प्लास्टिक बोतल में, नॉन स्टिक पैन में, फ्राई पैन में और न जाने कितने असंख्य उत्पाद हैं जो इससे बन रहे हैं, जो हम साधारण तौर पर रोज अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। और ये एक तरीके से हमारी खाद्य श्रृंखला में बहुत ही अंदर तक घुस चुका है और इसके अनियंत्रित स्तर हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। और जितनी भी दिक्कतें या समय, मृत्यु, बांझपन इत्यादि जो भी आप बीमारियां देख रहे हैं समाज में, वे सब इसी का नतीजा है। लेकिन किसी एक को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। कई सारे अन्य चीजें भी हैं जो भी हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और किसान तो यूं ही बदनाम है, जबकि समय समय पर सरकार खुद कई रसायनों को बंद कर देती है यदि उनके अवशेष फसलों में ज्यादा मिलते हैं, या फिर कुछ समय के लिए किसी रसायन को किसी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित कर देती है। और भी अन्य कई कदम सरकार और किसानों द्वारा खुद ही उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम इस समाज में ये है कि आज जैविक का चलन इसलिए है कि अनाज में रासायनिक कीटनाशक से ज्यादा अंश आ रहा था, जबकि ये गलत है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि प्रदूषण और रसायनों की भरी दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, हमारी आखिरी उम्मीद ही जैविक खेती है और जैविक उत्पादों से ही हम बच सकते हैं। दोस्तों, अपने देखने का नजरिया बदलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुछ सवाल हो दोस्तों तो कमेंट्स में बताइएगा। मुझसे सीधे आप मेरे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।